हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी प्लेलिस्ट चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको डिक्टेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारी हाल की प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के पीछे हमारा आशय उद्योगों को सामर्थ्य प्रदान करना था, ना कि अशक्त बनाना। पर्यावरणीय अनुमोदन की प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ समस्याओं की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है और उन अवरोधों को दूर करने के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि एक बार प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं का मानकीकरण हो जाने पर और इसके प्रचलन में आ जाने पर उद्योग स्वयं ही यह अनुभव करने लगेंगे कि वस्तुतः यह बात उन्हीं के हित के लिए है। ऐसा करने में मेरा उद्देश्य ऐसी प्रणाली तैयार करना है जिसमें हमारा योगदान स्थल निर्धारण के लिए प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में सहायक होगा और आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाने में प्रोत्साहन प्रदान करेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रभुत्व और नियंत्रण को प्राथमिकता देने की अपेक्षा पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है। पर्यावरण के नियम कठोर होने के बावजूद हम निष्पादन मानदंडों पर अधिक बल देते हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों में नवीनता लाने के व्यापक अवसर मिलते हैं। हमने ऐसे मानदंड निर्धारित किए हैं जो विकसित देशों में विनिर्धारित मानदंडों के समरूप ना होकर उनके समतुल्य हैं। भारतीय मानदंड स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और जलवायु परक एवं स्थानीय दशाओं को पूरा लाभ उठाते हुए बनाए जाते हैं। समाज के लिए परिवेशी वायु की गुणवत्ता का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह उसे प्रभावित करती है। किसी भी आम आदमी के लिए तो महत्व उस वायु का ही है जिसमें वह सांस लेता है और उस पानी का है जो वह पीता है, ना किसी विशेष कारखाना से होने वाले प्रदूषण की मात्रा का। यदि अधिक प्रदूषण फैलाने वाला कोई कारखाना ऐसी जगह स्थित है जो अन्यथा गैर औद्योगिकृत क्षेत्र है,
तो उससे वहाँ के परिवेशी प्रदूषण की मात्रा में अधिक वृद्धि नहीं होगी, जबकि कम प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयाँ यदि ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहाँ पर अनेक कारखाने हों, तो उनसे परिवेशी वायु एवं जल में प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी। इसलिए कम औद्योगिक इकाइयों वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक औद्योगिक इकाइयों वाले क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण यूनिटों के लिए अधिक कड़े मानदंड बनाए जाने चाहिए। महोदय, पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हमने इको मार्क योजना की शुरुआत की है। प्रारंभ में तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु अब यह सुचारू रूप से चल रही है। मेरा अनुरोध है कि आप इससे लाभ उठाएं। यदि आप इसे नवीन दृष्टिकोण से देखें तो आप पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी वचनबद्धता का प्रयोग अपने ही आर्थिक लाभों के लिए कर सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण में आपके द्वारा किया गया योगदान आपके उद्योग के विस्तार के लिए निवेश के रूप में काम करेगा। हमारा देश एक ऐसा विकासशील देश है जिसकी अधिकांश जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। अतः हमें पर्यावरण और विकास के दावों के बीच होने वाले संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मेरा सदैव यही प्रयास रहा है कि इस संघर्ष को उग्र बनाने के बजाय यथासंभव कम किया जाए। हमारी पर्यावरण नीतियों को विदेश से, संसद से, यहाँ तक कि आम आदमी से जो जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है, उसके प्रति मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। किंतु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, संरक्षण की भावना भारतीय प्रकृति में न केवल परंपराओं में बंधे हुए गांवों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी प्रत्येक के हृदय में बसी हुई है। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करना भारतीय जीवन की पद्धति है। भारत में कुछ भी बेकार नहीं जाता है। समाचार पत्र, बोतलें, डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, टीन की चादरें, लकड़ी के टुकड़े, फटे पुराने कपड़े और ना जाने क्या क्या, सबका पुनः उपयोग कर लिया जाता है। यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवारों में कुछ भी बेकार नहीं जाता। यह हमारे सोचने और व्यवहार का एक तरीका है। वास्तव में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू पुनःचक्रण की वजह से होने वाले करोड़ों रुपयों के लाभ को आंकना होगा। उदारीकृत आर्थिक नीति के थोड़े से वर्ष हमारे लिए
अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इसमें विदेशी मुद्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। घरेलू निवेशों में भी व्यापक पैमाने पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारे शेयर बाजार में तेजी आई है। लोगों ने पूरे उत्साह एवं विश्वास के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह संभव है कि आर्थिक सुधारों की गति से हर व्यक्ति संतुष्ट ना हो, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि यह सुधार सफल होंगे। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।